राजकुमार शर्मा 5वीं पास हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए की कंपनी को वे ओन करते हैं। जब मैं 10 साल का होगा, 10 से 12 साल का, उस टाइम से मेरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर स्वयं आ गई थी। 2 रुपए दे के काम करा लिए, एक दिन भर किसी ने खाना दे दिया। 5 रुपए दे के किसी ने काम करा लिया। 12 साल का बच्चा घर से निकल गया पैसे कमाने के लिए जी। और दिल्ली जैसे शहर में जी। क्या किया वहां जाके? मजदूरी हेल्परी, गाड़ी धोना, साफ करना, ये सब चीज वो काम मिला, उसके साथ में चलता रहा। तो आप 100 करोड़ की कंपनी चलाने वाले बस मालिक सबसे पहले कंडक्टर बने थे। कंडक्टर, हेल्पर से कंडक्टर, कंडक्टर से फिर मैंने पैसे कमाए, 2 लाख रुपए कमाए। फिर मैं वापसी छतरपुर आ गया। मैं इधर आए, मैंने छतरपुर में पन्ना नाके पे फिर रिक्शा खरीदी। यहाँ रिक्शे फिर बिक गए, जो कमा के लाए थे वो फिर निपट गया। जी। फिर वापस से दिल्ली गए, फिर जॉब किया। पहली बस कब खरीदी और राज कल्पना का स्टार्ट कैसे हुआ? सर, पहली बस में अभी समय खरीदने में, ये 5 की बात मैंने एक बार चालू करी 2005 में, तो मेरे को घाटा लगा। फिर मैंने दोबारा बसबाजी में आया फिर मैंने सबके पैसे जो कमाए थे कमा के सबको चुकाए। फिर मैंने दोबारा अपने पैसे कमा के फिर मैंने बस, अब मैंने क्या किया, एजेंट गिरी। वहाँ से जो गाड़ी की जिंदगी की शुरुआत हुई। तीसरी बार 2 बार बसों में घाटा खाया। अभी पूरे मालिक नहीं बने थे, आधे मालिक हुए थे? नहीं, आधे कुछ भी मालिक नहीं थे, सिर्फ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लेना, वो मालिक। वहाँ दिल्ली शहर में कुछ लोकलिटी जो ऐसी है, तो उसमें बाहर का आदमी एकदम से मिक्स नहीं हो पाएगा। उनकी गुंडागिरी, उनका सताना, उनका दुरुपयोग करना। और 2017 में कंपनी बनाई श्री मारुति के नाम। अच्छा, श्री मारुति के नाम से हुई, बजरंगबली के नाम। 2017 में। हाँ। तो उसमें कामयाब नहीं हो पाए कंपनी में। उनकी कंपनी कल्पना टेबल थी, उनके साथ में एक बस उनकी, एक बस मेरी। तो थोड़ी सा आपसी में विरोध होने लगा। तो मैंने कि क्या किया जाए। तो बोले, यार कल्पना मेरी है, तुम ज़्यादा मेहनती हो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, तुम आगे राज लगा दो। मैंने सबसे पहले गाड़ी में बाथरूम बनवाई। अब मैंने पहली गाड़ी जब बाथरूम वाली बनाई तो लोगों ने सबने मजाक उड़ाया मेरा। फिर मैंने बाथरूम के साथ उसमें वाईफाई देना चालू करी, वाईफाई के साथ उसमें कम्बल देना चालू किया, उसमें फिर पानी देना चालू किया उसमें। फिर बीच में मैंने उसमें लंच बॉक्स देना चालू किया। कि आपने टेक्नोलॉजी को और सर्विस को अपने कारोबार से जोड़ दिया। 20,000 करोड़ की कंपनी आ रही, कोई 2,000 करोड़ की कंपनी आ रही है, ये आ रही है, अपन खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोगों की कहते वो खत्म नहीं होंगी यार, वो अमीर का से कोई स्पेशल चीज तो नहीं ले आ रहे ना वो। आप हेल्पर भी रहे और बस मालिक भी रहे। गरीबी में पढ़ाई कौन सी पढ़ी मैंने? वो पढ़ाई याद करके चलेगा, वो कभी गलत नहीं कर सकता, ना गिरेगा लाइफ में। मैं ट्रेन से आता हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास में आता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता, जब मैं आवाज़ सुनता हूँ जनरल बोगी की, तो मेरा मन करता है मैं जनरल बोगी में बैठ के आऊँ। तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और बड़े लोगों के बारे में समझने के लिए आपने 2 दिन की मजदूरी खर्च कर दी। जी। मोटरबाजी में जो लोग कहते थे कि बहुत चोरी, स्टाफ को देखना, इसको देखना, कुछ नहीं है। आप मोटरबाजी अपने घर बैठ के कर सकते हो। किसी आदमी को सफल बनना है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? जिस काम में आप माहिर हो वो काम करिए। तो पिकअप पॉइंट से लेकर ड्रॉप पॉइंट तक अब बसें इस देश में सेवाएं देने जा रही हैं। जी। अभी कोई और कर रहा है ये काम कि आप अभी पायनियर इंडिया में पहले हैं? मैं इंडिया में पहली बार करूंगा ये काम। अच्छा, आज कितना सेटअप है, कितनी बसें, कितना स्टाफ, घर, मकान, गाड़ियां? जो चीज चाहिए थी वो सब कुछ दे दी परमात्मा ने। अब जब परमात्मा की बारी थी उनने सब दे दिया, अब बारी मेरी है। तो अभी कैसा लगता है ये सुनने में कि अब 100 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है? ये कोई गर्व का भाव आता है, थोड़ा अहंकार भी छू जाता है? मैं कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं मानेगा ना। इंसानों से मिला करिए, अलग अलग जगहों पर रहने वाले, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले इंसानों से जब आप मिलेंगे तो उनके तजुर्बे कई बार आपको हैरान करेंगे, कई बार आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इंसानों से होने वाली मुलाकातें, उनके किस्से, उनकी कहानियां आपके जीवन पर भी असर डाल सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक का पॉडकास्ट, जहां होती हैं खुलकर बातें। आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जिंदगी के फलसफे आपको बहुत प्रेरित कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो दुर्भाग्य से बहुत अच्छी पढ़ाई तो नहीं कर सका, लेकिन अपने तजुर्बे, अपने अनुभव, अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते उन्होंने जो किया वो एक ऐसा काम है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
जी हाँ, इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट का टाइटल ही दे रखा है कि आज आपको एक 5वीं पास करोड़पति से मिलवाएंगे। राजकल्पना बस सर्विस का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। मध्य भारत और पूर्वांचल ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो यात्री बसें हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। राजकल्पना बस कंपनी के पास आज 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं। तमाम लग्जरी गाड़ियों के साथ वे मुसाफिरों के सफर को आसान बना रहे हैं और ये कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, जो सरकार को एक बड़ा राजस्व तो देती ही है, साथ ही लोगों की यात्रा को भी खूबसूरत बनाती है। इसी बस कंपनी के मालिक, इस बस कंपनी के ऑनर राजकुमार शर्मा आज हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा 5वीं पास हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए की कंपनी को वे ओन करते हैं। ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे एक इंसान जो कभी मजदूरी करके एक कप कॉफी पीने के लिए जिद पर अड़ा रहा, कैसे एक इंसान जिसने बहुत मुफलिसी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना, ये पूरा पॉडकास्ट सुनने लायक होगा। उनसे बात करेंगे और उनकी जिंदगी के तमाम किस्सों को भी सुनेंगे। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि एक 5वीं पास इंसान करोड़पति कैसे बन सकता है। शिक्षा, हमने तो तमाम जगहों पर यही पढ़ा है कि शिक्षा का बहुत महत्व है। आपको अगर कुछ कमाना है, दुनिया देखनी है, कुछ अर्न करना है तो अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन आपकी कहानी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची, शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और कैसा संघर्ष रहा वो बताइए। सर, मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गुलगंज थाना पड़ता, वहाँ जब 6 किलोमीटर करीब है देहात गांव डोंगरपुरा, ग्राम डोंगरपुरा से हूँ मैं। वहाँ करीब आज से 40 साल पहले, 40-42 सालों के करीब पहले, तो वहाँ बहुत बेरोजगारी थी और वहाँ शिक्षा का कोई नाम नहीं था। स्कूल आसपास नहीं थे, 1-2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना है, रोड स्कूल के लिए कोई थे नहीं। और जब बेरोजगारी और गरीबी, तो उस टाइम पे लोग ये नहीं देखते कि शिक्षा महत्व रखे। सबसे पहले अपने पेट भरने की कोशिश में लोग देखते हैं, अपने परिवार का पेट कैसे भरा जाए और कैसे हमें खाने को मिले, शिक्षा बाद में देखते हैं लोग बाग। तो आपकी शुरुआत ऐसे गांव से हुई जहां पेट भरना स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी था। करीब जब मैं 10 साल का होगा, 10 से 12 साल का, उस टाइम से मेरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर स्वयं आ गई थी। परिवार का कोई सहारा नहीं, स्वयं के ऊपर डिपेंड रहना। तो उस टाइम लोगों के साथ घूमना फिरना, गांव में ये जो बच्चे अनार शैतान करते हैं उनके साथ बैठना उठना, धीरे 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 जो लोग बाहर जाना आना, तो लोग बाहर जाते थे, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई कहीं। तो उनके साथ मैंने विचार बनाया कि मैं भी बाहर जाऊं कुछ कमाने के लिए। यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ शिक्षा भी नहीं हो पा रही है और स्कूल लगते नहीं थे। जब स्कूल कभी मास्टर आ गए, कभी नहीं आए हैं, तो कभी कभार चला जाना। और शिक्षा के लिए मजबूरियाँ थी कि शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शिक्षा में गरीबी की मजबूरी थी। तो उसके साथ साथ हम बाहर चले गए। अच्छा, पहले वो कहानी शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। मैंने सुना आपके पिताजी भी साधु महात्मा फकीर की तरह थे। जी। और परिवार कैसा रहा, भाई बहन कितने थे? परिवार में कोई नहीं, एक बहन थी, बहन की शादी हो गई थी, वहीं थे। तो बहन की यूपी में शादी हो गई थी। मदर का कोई सहारा उड़ गया था, कोई साथ नहीं था। पिताजी का भी कोई साथ ऐसे नहीं था, गरीबी है, वो अपने महात्मा टाइप के इधर उधर घूमना फिरना, साधु महात्मा की तरह वो रहते थे। जिम्मेवारी किसी की नहीं थी। अब स्वयं की जिम्मेवारी स्वयं का पेट भरना है। तो लोगों के साथ जो सुनते थे कि इधर जाना और लोग बाहर से ही कमा के ले आ रहे, लोग बाहर से ही कमा के ले आ रहे, तो हमने सोची यार जब ये सब लोग बाहर से कमा के ले आए तो मैं बाहर स्वयं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। जब तक मैं गांव में रहा तो लोगों को काम किए, लोग काम कराते थे। 2 रुपए दे के काम करा लिए, एक दिन भर किसी ने खाना दे दिया। 5 रुपए दे के किसी ने काम करा लिया। लोग गांव के लोग यूज करते रहे। यूज क्या करते रहे, मेरी परिस्थिति कि हमें खाने को चाहिए, उनकी परिस्थिति उनके काम कराने की। कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? 10-11 साल के करीब। 10-11 साल में आप 2-4-5 रुपए की मजदूरी करने लगे थे। जी। और इसी उम्र में फिर आपने बाहर जाने का तय कर लिया? बाहर जाने का इसी उम्र में तय किया। इसी उम्र में क्या तय किया, हमारे एक कुआं है, कुआं के यहाँ कुआं पे पहले रांट चलते थे, रांट, जिससे पानी कुएं से ऊपर आता है। हम रांट चला रहे थे। तो एक कोई उनके रिश्तेदार आए, हमारे गांव में रिश्तेदार है, वो बाहर रहते थे दिल्ली में। तो पैसे वाले, अच्छे कपड़े डाल के रहना, सब चीज डाल के रहना। तो वो नहाने आए हमारे कुएं पे। तो हमारे चाचा का रांट चलता था, तो उनके यहाँ उनके रांट हाँकते थे। हाँकना मतलब बैलों को
चलाना। हाँ, ताकि वो घूमता रहे। उनसे मित्रता करी, उनको नहलवाया धुलवाया, सब चीज़ करी। पूछते रहे कहाँ रहते, कहते हम दिल्ली में रह रहे, ऐसा ऐसा सब बताया सब चीज़। तो मैंने कि मेरे को चलना, तो मेरे को नहीं ले गए वो। फिर 1-2 महीने बाद हमारे गांव के लोग कुछ गए, फिर कुछ उनके साथ फिर वापसी आ गए, उनका मन नहीं लगा। फिर हमने उनसे कहा यार हमें चलना है, तो मेरे को लेके गए। अब मेरे को लेके गए तो उस टाइम पे पैसे की मजबूरियाँ थी, किराया भाड़ा भी नहीं था। 30 रुपये कहीं से मांग के जैसे भी कि उनके साथ चले गए, किराया नहीं हुआ। किराए के साथ साथ अचानक पहली बार जिंदगी में गए, पहली बार ही टीटी मिल गया 12 साल की उम्र में। अच्छा, टीटी मिल गया, टीटी ने पकड़ लिया उस टाइम पे। टीटी से बाद में बहस किया उसने। ट्रेन की टिकट आपके पास नहीं थी? नहीं थी, तो मथुरा में उसने बाल गृह में भेज दिया। 2 दिन वहाँ रहे, फिर उसने 2 दिन बाद वहाँ जो ऑफिसर थे उनने मोहर वगैरह लगा के सीधा हाथ पे यहाँ लगा दी, मेरे पे मोहर लगा के उनने भेज दिया मेरे को कि आप अब जा सकते हो, 24 घंटा आपके लिए ट्रेन फ्री है। अच्छा। तो हम दिल्ली चले गए दोनों लोग, एक दोस्त था उसके साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली से फिर दिल्ली में रहे कुछ दिन, काम धंधा देखा, दिल्ली में मन नहीं लगा। फिर गांव आ गए कुछ दिन रहने के लिए, वो पैसे खर्च हो गए। फिर दूसरे से किराए लेके फिर हम दोबारा दिल्ली गए। फिर दिल्ली से मन नहीं लगा, फिर बॉम्बे चले गए थे। 12 साल का बच्चा घर से निकल गया पैसे कमाने के लिए जी। और दिल्ली जैसे शहर में, जी। क्या किया वहां जाके? वहाँ जाके ही ऑफिस में काम करना, किसी का सामान इधर का उधर उठा के कुछ भी और काम करना, दूसरे काम करवाना। फिर एक रिक्शों की गैरेज मिली, उसके रिक्शे के यहाँ काम करना। फिर 12-13 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं, 6-7 महीने हुए होंगे। उसके साथ चले जाना, रिक्शे पे बैठ के घूमना आना, रिक्शा चलाना, वो पैसे करना, सब चीज़ें करते रहे, चलता रहा। फिर 15 साल की उम्र हुई तो दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे, एक अमृतसर जम्मू, तभी कोई ट्रेन चलती थी, अभी भी याद है। हाँ। उसमें बैठे तो उसमें सीधे बॉम्बे पहुंच गए। हम्म। बॉम्बे पहुंचे तो वहाँ एक रिश्तेदार रहता था, वो गार्ड का काम करते थे। अच्छा। वहाँ गार्ड का काम, उन्होंने मेरे को एक बढ़ई के पास काम लगाया। वहाँ चले जाओ बढ़ई के, और किसी भी रिश्तेदार के पास बॉम्बे हर में बड़े शहरों में जाओ तो बला समझते कौन हाँ। आ गया कैसे क्या है। तो उनने, हमारी बहन के देवर थे तो गार्ड का काम करते, उनने उस बढ़ई के पास मेरे को लगाया। बढ़ई ने क्या किया, मेरे को काम करवाता था, और रात के काम करवाता था और दिन के खाना भर देता था। और जब पैसे मांगने की देरी आई 5-10 दिन बाद, तो साला वो बढ़ई मेरे को कमरे में बंद कर लिया उसने। बंद करके कमरे में, और रात भर काम कराया। अब वहाँ से निकलना था, वहाँ से निकला हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से निकल पाया। तो मैं भाग के गया, मैंने पैदल चलते चलते 6-7 घंटे चले वहाँ से। तो मैं बीटी रेलवे स्टेशन पहुंची, दादर रहते थे, दादर भयंदर कहाँ। हाँ। बीटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पैसे भी नहीं रहे, तो वहाँ एक होटल वाले से बात करी, भैया काम मिल जाएगा 5-10 दिन के लिए, किराया चाहिए मेरे को दिल्ली जाने के लिए। तो उसने कुछ दिन बोले नहीं काम करोगे तो पैसे दूंगा। तो मैं ठीक है, मैं काम करूंगा। काम में मेहनती में शुरू से था, आलस नहीं आना, काम नहीं करना, और जिस काम को करता था उसको सीखने की कोशिश करता था काम को। तो मैंने 5-10 दिन वहाँ काम किए। वहाँ से जो भी पैसे के लिए मैं सीधा दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो दिल्ली में काम नहीं मिल रहा था, दिल्ली में उस समय यही बेलदारी मिल रही थी और भी काम मिल रहे थे। तो एक मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरा, जब बाहरी मुद्रिका चलती थी, तो मुद्रिका में एक उसका हेल्परी का काम मिला। अच्छा। हेल्परी का काम, एक तरह की मजदूरी ही थी। मजदूरी हेल्परी, गाड़ी धोना, साफ करना, ये सब चीज, वो काम मिला। उसके साथ में चलता रहा। चलते चलते कुछ दिन ऐसे हो गए, धीरे धीरे उसने मेरे काम को अच्छा देखा। उसका ओनर था जो पंजाबी था, उसने काम को देख के उसने कहा आप कंडक्टरी करने लगो। मैं गाड़ी के साथ साथ कंडक्टरी भी करता था और गाड़ी भी साफ सफाई रखता था, कंडक्टरी करने लगो। अब उस टाइम पे किस गाड़ी में कंडक्टरी? बस में? बस में बाहरी मुद्रिका चलती थी, दिल्ली गवर्नमेंट की बस। अच्छा। प्राइवेट में थी वो। तो आप 100 करोड़ की कंपनी चलाने वाले बस मालिक सबसे पहले कंडक्टर बने थे? कंडक्टर, हेल्पर से कंडक्टर, कंडक्टर से फिर मैंने, जब मैं 16-17 साल का हो गया तो मैंने बस चलाने की पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। अच्छा। बस चला के फिर मेरा मन नहीं लगा, तो उसी का एक भाई चलाता था पंजाब में गाड़ी, तो कह पंजाब चला जाओ, वहाँ काम अच्छा रहेगा। तो मैं पंजाब लुधियाना चला गया। हाँ। तो वहाँ एक कंपनी थी लिब्रा कंपनी, प्रकाश सिंह बादल की कंपनी। उसमें सब स्टैंडर्ड काम था, उसमें ये छोटा मोटा काम था। हाँ, जो बाहर एयरपोर्ट से लोगों को आना, वहीं से उनकी बुकिंग होना, एयरपोर्ट से अमृतसर, लुधियाना, फाजिल्का, उधर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है उनको घर तक पहुंचाना, वहीं से बाहर से टिकट बन के आते। उसमें काम करते करते अच्छे लोग मिले। फिर जब मैं काम मेरा अच्छा लोगों को लगा, तो वहाँ लुधियाना में ऑफिस में बोला कि आप ऑफिस में आइए और ऑफिस में आपकी काउंटर बुकिंग पे जिम्मेवारी देंगे। अब काउंटर बुकिंग पे जिम्मेवारी देंगे, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था उतना। तो उन्हें जिम्मेवारी दी, तो जैसे मेरे को दिल्ली लिखना है तो DL कर दिया,
मेरे को कटरा लिखना है तो KAT ऐसा कुछ शॉर्टकट में कर दिया, जम्मू JAMM में कर दिया। हाँ। तो ऐसा मैं टिकट बनाने लगा और चलने लगा। हाँ। टिकट बनाने का तजुर्बा ये थे, मैं उस टाइम पंजाब में रहता था, तो मैंने 1 साल में पंजाबी भाषा मेरे को आधी आधी आने लगी। अच्छा। पंजाबी में सब खुश रहे। तो उसमें एक मैनेजर हुआ करती थी लिब्रा कंपनी में, एक मैडम थी, तो उनने मेरा सानिया करके है नहीं, सानिया ऐसा नाम था, उनने मैडम ने मेरे को थोड़ी और बुकिंग की, जो 3-4 और काउंटर लगते थे सबका रख दिया हिसाब किताब के, मतलब सबके काउंटर की बुकिंग आप जमा करोगे। अच्छा। तो अब सबको थोड़ी बुराई सी पैदा होने लगी। हाँ। कि वो ऐसा क्यों करने लगे, राजकुमार क्यों ऐसा करने लगे वो। तो सब चीज धीरे धीरे फिर वो बढ़ते गए वहां से। फिर मैं वापसी इधर आ गया दिल्ली, पंजाब में मन नहीं लगा। हाँ। मैंने कहा यहाँ काम नहीं करना, बुराई ज़्यादा लोग ले रहे, जल हीन भावना रख रहे, तो मैं यहाँ से काम नहीं करूँगा, मैं भाग आया। फिर वो बहुत बुलाते रहे, उन्हीं की कंपनी दिल्ली में थी, लिब्रा कंपनी, रेड फोर्ट, लाल किला। फिर वहाँ उनके ऑफिस में काम किया, सवारी पकड़ना, ये करना, सवारी की टिकटें बनाना, सब चीज़ करते रहे। फिर इसके बावजूद मैं, फिर मेरा मन नहीं लगा, मैंने पैसे कमाए, 1.5-2 लाख रुपए कमाए। फिर मैं वापसी छतरपुर आ गया। छतरपुर 99-2000 की बात है। अच्छा। मैं इधर आए, मैंने छतरपुर में पन्ना नाके पे फिर रिक्शा खरीदी। रिक्शा खरीद के मैंने 13-14 नंबर तक रिक्शे बना लिए थे यहाँ पर। अच्छा। फिर यहाँ पर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने 15 दिन के लिए पिताजी को कहा कि आप देखो संभाल सकते हो, नहीं रह लो आप, एक लड़का था उसको। तो पिताजी को यहाँ 15 दिन रखा। पिता शादी वगैरह हुई 2002 में शादी हुई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पिताजी को रख के फिर पिताजी ने क्या किया, वो रिक्शे वगैरह बेच दिए। अच्छा। वो थोड़ी ऐसी संगत में थे, उन्होंने बेच दिए रिक्शे वगैरह, और लोग छोड़ के गए तो लोगों को मौका मिला, ठीक है, रिक्शे बेच दिए। फिर मेरे को बुरा लगा, थोड़ी रोना सा आया कि छतरपुर छूट रहा है मेरे को। छतरपुर से लगाव इतना था कि छतरपुर छोड़ना मेरे को नहीं लगा था छतरपुर छोड़ूंगा। अब 2001-2 की बात है। फिर मैं वापसी दिल्ली गया, मैंने कब जो होगा। फिर मैंने 2002 में वही दोबारा लाल किले पे जाके, कश्मीरी गेट पे जाके फिर से काम किया, जॉब किया। और जहाँ मैं काम करता था ना, तो वो लोग मेरे लिए बेचैन रहते थे, याद करते थे मेरा। जो आप मेरे साथ बैठे या कोई भी व्यक्ति मेरे साथ बैठता था, तो उसके दिल में इतना घुल जाता था, वो कहता था नहीं हमें आपकी आवश्यकता है, जरूरत है। पैसा अच्छा कमाता था, पैसा कमाता था, पैसे के साथ साथ में मैंने दुरुपयोग नहीं किया पैसा। अच्छा, अब कहानी यहाँ रिक्शे फिर बिक गए, जो कमा के लाए थे वो फिर निपट गया जी। फिर वापस से दिल्ली गए, फिर जॉब किया। पहली बस कब खरीदी और राजकल्पना का स्टार्ट कैसे हुआ? सर पहली बस में अभी समय खरीदने में, पहले यहाँ से जॉब करके फिर मेरे को लगा मेरे को अपने छतरपुर में बस चलानी है। अच्छा, छतरपुर बार बार बुला रहा था आपको? बुला रहा था। उससे पहले क्या घटना घटी, मैं वहां से बस में, ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो रही थी, त्योहार का रक्षाबंधन का समय था। हाँ। तो मैं बस में छतरपुर आने की मैंने कोशिश करी। हाँ। छतरपुर आए तो जब मैंने छतरपुर देखा कि एक बस में 50 सीट गाड़ी में है, 250 सवारियां कैसे लोग बैठाते हैं। हमारे यहाँ मजदूर बहुत जाते आते थे पहले प्लान ज्यादा चलता था। प्लान नहीं है अब, हर घर में शिक्षा के अनुकूल शिक्षा ऐसा नहीं है, अभी भी शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी अभी भी बहुत है। उस टाइम मैं बस में आया तो उस बस ने 3 जगह पलटी करी। दिल्ली से चली ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से छतरपुर। बहुत परेशान किया लोगों को। 250 सवारियां कैसे ले आओगे छत के ऊपर, अंदर एक सीट पे 5 सवारी बैठाते थे, 4 सवारी 5 सवारी खड़ी कर देते थे। ये कष्ट आपने पहली बार झेला? देखा। फिर क्या उम्र थी उस समय? उस समय उम्र होगी मेरी 18-19 साल के करीब होंगी। ठीक है, 20 के करीब मानो, 18-19 याद नहीं है। फिर वहां से आए, फिर सोचा यार हम बस में काम करते हैं, क्यों अपने यहाँ बस नहीं चला सकते क्या हम? मैंने लोगों से बात करी तो बस के लिए लोग बोले पैसा चाहिए, तब बस चला पाओगे। अभी बस में नौकरी करी है, अभी बस मालिक नहीं, मैंने बस मालिक नहीं, एजेंट तो बन सकता हूँ ना, अपना ऑफिस खोल के कमीशन पर गाड़ी लेके। कहा नहीं, उसके लिए भी पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे, तब चला पाओगे, नए रूट पर कोई बस नहीं चलाएगा। तब फिर मैं दोबारा 2 दिन बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाके फिर मैंने सोचा फिर बस चलानी है। बहुत बसें चलती थी, यहाँ के कुछ मोटर मालिक ऐसे थे, लोगों के साथ बहुत दुरुपयोग किया। जिनकी डिलीवरी है, कुछ लोगों ने ऐसा दुरुपयोग हुआ है कि डिलीवरी बसों में हुई है लोगों की। इतना यहाँ के जो गरीब लोग, इनने इतनी परेशानियां पाई। फिर 2005 की बात मैंने एक बार चालू करी 2005 में, तो मेरे को घाटा लगा करीब 1.5 लाख रुपए। मैंने पैसे किसी से लेके खर्च करके 3 लाख का लॉस लगा मेरे को। 3 लाख का नुकसान हुआ। फिर मैं सदमे में आ गया। फिर मैंने की बस नहीं चलानी है।
मैंने बोला यार जो काम मैंने दूसरे और काम में लगा, मैंने कि ये काम मेरे पे नहीं बनेगा। दूसरी एक कैंटीन का काम था उनका, तो वो सामान भिजवाना पड़ता था, मैंने कि मेरे पे ये काम नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि 8-10 साल का अनुभव आपका बसबाजी का हो गया था। मैंने कि फिर मेरे को कोई मिला, बोले यार आपको काम क्या आता है? मैंने कि मैंने तो बसबाजी करी। तो कह रहे आप बसीबाजी करो, आपका दिमाग इसमें नहीं लग रहा, उदास से रहे। तो फिर मैंने दोबारा बसबाजी में आया मैं। फिर मैंने सबके पैसे जो कमाए थे, कमा के सब कुछ चुकाए। फिर मैंने दोबारा अपने पैसे कमा के फिर मैंने बस, अब मैंने क्या किया, एजेंटगिरी। अब मैंने कि पैसे लगा, अच्छा। एजेंटगिरी मैंने जो काम किया है, तब से फिर जो बस चलवाई मैंने, एक धौलपुर की कंपनी थी, उनकी बस चलवाई। उनकी बस से सबसे पहले मैंने छतरपुर चलवाई, छतरपुर से बड़ा मलहरा। उस टाइम क्या है, जब ये लोग जो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हो, तुम वहाँ अच्छा काम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विरोध बहुत होगा। मेरा बहुत विरोध हुआ। अब मैंने कि यार मैं छतरपुर का आदमी, मेरा छतरपुर के लोग विरोध करेंगे, तो मेरे में क्या है, संबंधों को देख के ना, संबंधों को देख के तो मैंने लोगों को मैं संपर्क करना, किसकी यहाँ रेपुटेशन है, किसकी वैल्यू है, उनको पैसे खर्च करना है, तब वो मानेंगे, कौन कैसे मानेंगे। तो उनको सब चीज़ें समझ के फिर मैंने बस चालू करी। तो छतरपुर से बड़ा मलहरा बहुत विरोध हुआ मेरा 6 महीने। लोगों ने लड़ाई लड़ी, गाड़ियां बंद कराई, स्टाफ को मारना पीटना बहुत किया। फिर उसमें सब में खड़े उतरे धीरे धीरे। अब मैंने गाड़ी यहाँ तक चालू कर दी। यहाँ से जब गाड़ी चालू करी, फिर 2010 में ओलंपिक गेम थे दिल्ली शहर अच्छा, में। पहली जो बस आपने शुरू की थी वो छतरपुर से बड़ा मलहरा जाती बड़ा थी, मलहरा लगभग नहीं, 50। दिल्ली से बड़ा मलहरा। अच्छा, दिल्ली से बड़ा मलहरा थी। दिल्ली से बड़ा मलहरा था। और ब्रांड आपका आ चुका था? नहीं, मेरा ब्रांड नहीं आया था। मेरा हाँ, वो उन्हीं का, धौलपुर कंपनी की थी, आप केवल एजेंट बने थे अभी। एजेंट बने हुए ठीक थे। है। तो मेरा बस का भरवाना काम और रास्ते की यहाँ की हाँ, हेडेक भी देखना मेरी, क्योंकि है। वो बनी एजेंट थे, वो इतनी हेडेक नहीं ले सकते थे। वहां से जो गाड़ी की जिंदगी की शुरुआत हुई, तीसरी बार 2 बार बसों में घाटा खाया। अभी पूरे मालिक नहीं बने थे, आधे मालिक हुए थे। नहीं, आधे कुछ भी मालिक नहीं थे, सिर्फ अपनी कमाई का हाँ, कुछ हिस्सा लेना, वो मालिक थे। हाँ, कमीशन था अभी तो। कमीशन था। वहां से जो 2010 में ओलंपिक गेम चालू हुए, अब जहां हमने काम चालू किया वहां भी बाहुबली लोग थे। उनकी गुंडागिरी, उनका हफ्ता वसूली, उनका सब चीज करना। मैं शुरू से ऐसा था कि लोगों के कुछ बर्दाश्त होना नहीं, और शुरू से कुछ ऐसे लोग थे, उनको जो हमारा संग, जो जिनके साथ उठते बैठते थे, तो व्यवहार मेरा कह लो, मेरे दोस्त कह लो, मेरे को साथ देने वाले कहो, उनको सबको सुनाया, सबको बताई, तो वो कह रहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहाँ दिल्ली शहर में कुछ लोकलिटी जो ऐसी है, तो उसमें बाहर का आदमी एकदम से मिक्स नहीं हो पाएगा। अच्छा। उनकी गुंडागिरी, उनका सताना, उनका दुरुपयोग करना, और मध्य जो बुंदेलखंड से कुछ लोग ऐसे जाते थे अभी भी, तो वो मजदूर समझते थे। हमने कहा यार मैं जवाब तो दूंगा आपको, काम करना है, पैसे की लत। तो मैंने क्या किया, उन्हीं को एक आदमी को पार्टनर कर लिया, लोकल। अच्छा। अब लोकल को पार्टनर करने को, पैसे देने को चालू, काम चल गया। फिर उसने ये सोचा कि पूरा काम मैं करूंगा, उन्हें करेंगे। फिर मैं पैसे ठीक ठाक हो गया था, जब तक मैं काम का पूरा तजुर्बा, कैसे करना है काम को, कहाँ से चलाना काम, फिर उनसे मैं सामने फेस टू फेस लड़ने लगा। और ये बस क्या थी, पहले बाहुबली वाली बसें थी, जिसकी चलती थी उसकी बस चल पाएगी, जिसका नाम था उसकी नए व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी। फिर चलते चलते चले, जब पैसा कमा लेता आदमी, तो फिर सब चीज से लड़ाइयाँ लड़ लेता है, सक्षम हो जाता व्यक्ति। फिर उस टाइम सक्षम हो गए, सक्षम के साथ साथ बसें चलाई। फिर 2005, 6, 15, 11, 12, 13, 14 तक चलती रही। 15, 16, 17 में एक कंपनी बनाई, मारुति, हनुमान जी। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा। उनको सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, मेरे जिंदगी में कोई नहीं, सर्वप्रथम वही है। किसी की याद आई तो मैं हनुमान जी को याद करता हूँ। जिसे कहीं सुनता हूँ, कोई कहता है अपने बहन को याद करो, माँ को याद करो, बाप को याद करो, भाई को याद करो, दोस्त, तो मैं भगवान को याद करता हूँ। वो एक मंदिर है वहाँ, अकबर के जमाने का। अच्छा। अकबर के जमाने का मरघट वाले बाबा हनुमान। अच्छा, हाँ, बहुत वहाँ मेरा जाना आना 365 दिन सब उन्हीं से मांगता हूँ मैं। जब उदास हुआ, उनके सामने गया तो उन्हें सब कुछ दिया। 2017 में कंपनी बनाई, राजकल्पना का उदय हुआ 2000। नहीं, श्री मारुति के नाम से। अच्छा, श्री मारुति के नाम से हुई, बजरंगबली के नाम 2017 में। हाँ। तो उसमें कामयाब नहीं हो पाए कंपनी में। वहाँ फिर मैंने 1 साल बाद, एक जने दोस्त थे, मैं कल्पना ट्रेवल वाले, वकील साहब कानपुर वाले, उनकी कंपनी कल्पना ट्रेवल थी, उनके साथ में एक बस उनकी, एक बस मेरी। मैंने 2017 में अहमदाबाद से बस बना के लाए थे। अच्छा। एक बस उनकी, एक बस मेरी। हाँ। ऐसे करके बस चलाई मैंने। तो उनकी कल्पना ट्रेवल थी। अब क्या है, जब बराबर का लोग, पैसा, छोटा आदमी हो, पैसा कमाने लगे, तो दूसरा आदमी जो पैसे वाला पहले से होता, तो वो जलने लगता है कि क्या हमसे ऊपर चला जाएगा, क्या है। मेरा काम करने की शैली 24 घंटा काम करने में मस्त रहता था।
उन लोगों पे पैसा इतना है, उनका वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और भी कई नेताओं से जुड़ना, और भी दारू का काम, बहुत काम है उनके पास। तो उनको लगने लगा यार ये आदमी एक्टिव ज्यादा हो रहा है, हो सके हो, तो थोड़ी सा आपसी में विरोध होने लगा। विरोध होने लगा तो मैंने कि क्या किया जाए। तो बोले यार कल्पना मेरी है, तुम ज्यादा मेहनती हो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, तुम आगे राज लगा दो, देख लो एक बार, श्री मारुति नहीं चल पा रही है। तो मैंने राज कल्पना कर दिया। राज कल्पना कर दिया तो फिर राज कल्पना जहाँ से चालू करी, वहां से फिर मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी। अच्छा, खरीदी नहीं, अभी ठेके पे ली थी मैंने गाड़ी, मतलब 1 लाख रुपए महीने पे ठेके पे ली थी। वहां से जब दूसरी गाड़ी फिर मैंने पर्सनल खरीदी, फिर यहीं से दूसरी खरीदी, फिर दूसरे साल बाद अब इस काम से जो चल रहा लोकल काम, ये काम करना उस टाइम हुआ ऑनलाइन का जमाना चालू, जब मोदी सरकार 2017-18 की बात है जी। 15 से ऑनलाइन चालू हो गया था, मगर ऑनलाइन इतना वो नहीं हुआ था कि हर आदमी ऑनलाइन जानने लगे, हर आदमी कैसे फोन पे जानने लगे, पेटीएम जानने लगे, ये कुछ उस समय तक जागरूकता नहीं आई थी। एडवर्टाइज कर रहे थे रेड बस वाले, पेटी जो प्राइवेट सेक्टर हैं प्लेटफॉर्म में बुकिंग करने वाले, तो वो जानने लगे थे। तो रेड बस का उस टाइम मार्केट में उतरना, पेटीएम का उतरना, अभी बस, मेगमाई ट्रिप, इनका उतरना, ये लोगों एडवर्टाइज करें कि भाई हमारी बस, आप हमें चार्ज दीजिए, हम आपकी गाड़ी भरेंगे, हम इतना % आपसे लेंगे। कोई 10% लेगा, कोई 5% जो अभी ले रहे हैं, कोई 13% या 14, 15%, 16% तक लोग ले रहे हैं। उस टाइम चालू हुआ जब हम लोग उन लोगों को भगाते थे, यार तुम लोग आओगे तो हमारा धंधा खराब होगा। फिर 2017 में मैंने कि मैं इसके बारे में जानूं तो, क्योंकि एक लड़का वहाँ IAS की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, और वो कानपुर जाता था, कानपुर से आता था, वो मेरे से अच्छे के भैया तुम अच्छे से भेजते हो, अच्छी सर्विस है तुम्हारी, सब चीज़। और मैंने लाइफ में लोग जो पैसेंजर है या दोस्त यार है, उसी तरीके से ट्रीट मैंने हर व्यक्ति को किया। पैसेंजर गया तो उसके के साथ व्यवहार में कमी नहीं आनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में जो आए उसके व्यवहार में कमी नहीं चाहिए, वो आदमी आपको दोबारा याद करेगा। तो पैसेंजर मेरे को चाहने लगे, गाड़ी भरने लगी, मेरे नाम से जाने लगी गाड़ी, सब कुछ होने लगा। अब थोड़ी जिंदगी का टर्न यहाँ से हो रहा है 2017 के बाद। यहाँ से फिर मैंने बनाई, मैंने कि नहीं यार, लोग क्या है यार, मेरी गाड़ी में जो 2 लोग गए थे उनने मेरे को सर भैया शुगर, क्योंकि आज के वक्त में हर आदमी 50% पेशेंट शुगर का हो गया। खान पियान सिस्टम बदल गए, तो डायबिटिक लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। तो मैंने कि यार बस में कोई यूनिक बस बनाऊंगा दिल्ली शहर में। बसों में ये समस्या होती थी कि ऐसे लोग यूरिन के लिए नहीं रुक पाते हैं कभी। मैंने सबसे पहले गाड़ी में बाथरूम बनवाई। वेरी गुड। ये 2017-18 की बात है, 17 की बात है, 16-17 की बात है मेरे से। बाथरूम बनवाई तो दिल्ली में लोग सोचे यार छतरपुर साहब मेंटल तो नहीं, गाड़ी के अंदर लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अंदर बाथरूम। लक्ष्मी ये तो नहीं कहती कि लोगों को परेशान करो, लक्ष्मी तो कहती है कि मानवता के हिसाब से चलिए आप। मैंने बाथरूम बनवाई। उस बाथरूम जो गाड़ी में बनवाई वो हाईटेक गाड़ी थी, वो हाईटेक जमाने के हिसाब से मैंने वो गाड़ी चलाई और ऑनलाइन में डाली वो गाड़ी। ऑनलाइन में जो गाड़ी डाली, नया नया जमाना था और लोगों को सब सुविधाएं दी ऑनलाइन पे, सब धीरे धीरे चली। और एजुकेशन अपने स्वभाव पे ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हो रही थी, तेजी से लोग ऑनलाइन जा रहे थे, ऑनलाइन जा रहे थे बुकिंग्स के लिए। तो जो वो गाड़ी चलाई, उस गाड़ी से जो अब लोगों की गाड़ी आधी खाली जाए, 500 रुपये में जाए, मेरी 1200 रुपये में गाड़ी भर के जाए, 1000 में जाए, 1500 में जाए, और गाड़ी भर के जाए, भर के फिर धीरे धीरे सारे ऑनलाइन के पीछे पड़ने लगी। अब मैंने पहली गाड़ी जब बाथरूम वाली बनाई तो लोगों ने सबने मजाक उड़ाया मेरा। फिर मैंने बाथरूम के साथ उसमें वाईफाई देना चालू करी, वाईफाई के साथ उसमें कम्बल देना चालू किया, उसमें फिर पानी देना चालू किया उसमें। फिर बीच में मैंने उसमें लंच बॉक्स देना चालू किया। मतलब जो ट्रेन और फ्लाइट में जो सुविधाएं मिलती थी वो आपने बसों में नई चीज ढूंढ के मैं डेली, मेरा ये रात के मैं सोने से पहले करता था यार क्या करूं, ये लोग 1 साल पीछे रहेंगे, जब मेरा काम 1 साल चल जाएगा फिर करेंगे ये लोग। फिर 1 साल में ये काम करता था, फिर 1 साल तक जब लोग मेरे को पकड़ते थे फिर मैं दूसरी साल काम चेंज कर देता था। हर साल पैसेंजरों के साथ ये करते करते आज यहाँ तक ऊपर वाले ने पहुंचा दिया है। फिर गाड़ी में फिर पीछे नहीं मैंने देखा। फिर खुद की बस 2018 के बाद में 4 गाड़ी बनाई, फिर 6 गाड़ी बनाई, फिर और गाड़ियां बनाई, फिर और गाड़ी, फिर पैसा कमाने ठीक ठाक ऊपर वाले ने दिया। फिर लगा यार हम पैसा तो कमा रहे हैं, अब अपने गांव के जो लोग, और मैं सबसे ज्यादा क्या है अपने तरफ के लोगों को रखता था। अपने क्षेत्र से कम 2800 लोगों को मैं वहां पर अपॉइंट कर ले जाना, सबको काम दिलवाना, सबको लगाना, और वहां करीब में 400 के करीब सब उन लोगों के ऑपरेशन करवाना, दवाइयाँ करवाना, सब चीज़ अभी ये हो गया मेरे को।
मन लगता है। हमारे यहाँ का कोई भी लोग मिल जाता है ना, हमें ये पता है रिक्शे में लोग जा रहे हैं, ऑटो में लोग जा रहे हो, मैं कार में बराबर में हूँ, तो मैं पूछता हूँ या फोन से अपने गांव की बात करने लगता हूँ, तो वो समझे कि हमारी बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से, तो वो हमारी तरह देखते जरूर है, देख के हंसेंगे। क्यों? अभी 15 दिन पुरानी ये बात है, लोग हम थे 3-4 लोग थे, तो ये दिखाई दिए अपने क्षेत्र के लोग जा रहे हैं कहीं, मजदूर लोग थे, वो जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के, तो हम अपने गाँव की बात करने लगे, जाम लग रहा था, तो वो आपसी भाषा जी अपने क्षेत्र की तरफ के आदमी आए, वो हंसने लगे। तो अच्छा लगता है अपने क्षेत्र, यहाँ से सबको ले जाना, सबको एडजस्ट करना, सबको रोजगार दिलवाना, सब चीज़ करना। आज मोटरबाजी में दिल्ली शहर में 25% छतरपुर बुंदेलखंड का आदमी है, वह सबको कर दिया उन्होंने, ऑफिस खोल ली है, मेरे कंपटीशन में भी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं कोई बुराई नहीं मेरे को, करो जिस काम में तुम परफेक्ट हो उस काम को करिए, आप कामयाब होगे, फेल नहीं होगे। फिर उसके साथ साथ कामयाबी होना, पैसा होने से मैं कामयाबी नहीं समझ रहा हूँ। तो आपकी कामयाबी के 2-3 जो सूत्र मैंने पढ़े, आपने जो बताया कि आपने टेक्नोलॉजी को और सर्विस को अपने कारोबार से जोड़ दिया, तो जो पुरानी परंपरागत बसें थीं उनके मुकाबले फिर आपकी बसों को ज्यादा कामयाबी मिलने लगी। ज़्यादा कामयाबी मिलने लगी। अब अलग चेंजिंग हो रही, कुछ पॉइंटों का कंपटीशन हो गया। जो इंडस्ट्री, जो बस इंडस्ट्री है, इसमें लोगों को हाईटेक फ्लाइट हाईटेक होने लगी, बिजनेस क्लास चलने लगी, कौन कौन सी ट्रेनें किस प्रकार से बदल रही हैं, बस भी उस तरीके से जल्दी जल्दी बदल रही है सिस्टम। अच्छा, बिल्कुल, बसों में तुम क्या चीज़ अच्छी दे सकते हो वो चीज़ चाहिए। बिजनेस क्लास गाड़ी चल रही, 2 करोड़ की मल्टी एक्सल वॉल्वो बस आ रही, 2-2.25 करोड़ की आ रही है, और उसमें ना जर्किंग ना कुछ आपको लगेगा, और उसमें सिस्टम दे रहे हैं आपको, पूरा सोने के लिए दे रहे हैं आपको, खाने कहाँ उतरना है आपको, वहाँ आबाद देंगे, वहाँ उतरना है आपको, अच्छे तरीके से ले जाएंगे, अच्छे तरीके से लेके आएंगे। अब वो बिजनेस चल रहा है कि आप अपने घर पहुँचोगे, आप फीडबैक दोगे ये सर्विस अच्छी रही कि नहीं रही, तब वो बस चल पाएगी, उसमें बुकिंग हो पाएगी। वो आपने फीडबैक गलत दिया तो दूसरा बुकिंग करता है, बुकिंग से पहले देखता है इसका फीडबैक देखो, इसकी कंपनी कैसी है। रिव्यू और रेटिंग, रिव्यू के ऊपर चले, रिव्यू उसने चेक किया ये गलत है, दूसरे ने रिव्यू गलत दिया, उसने रेटिंग भी गलत, तो लोग तुम्हारी कंपनी में बुकिंग नहीं करेंगे, तुम्हारी बस में बुकिंग नहीं करेंगे। लोगों को संतुष्टि कितना दे सकते हो, वो पैसेंजरों को आप वापसी कितना अच्छा बना सकते हो। पैसेंजर डेली नई नई चीजें देखता है, आज इसमें नहीं दूसरी उसमें जाना है, तीसरे दिन उसमें जाना है, किसमें अच्छा उसमें जाने की कोशिश फिर उसमें। हाँ, और ये मोदी सरकार ने जब से किया ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया क्या बोलते हैं, बाहर के लोग जो आने लगे, अमेरिका की कंपनी आने लगी, जापान की कंपनी आ गई हैं, तो वो 2-2 हजार करोड़ 5-5 हजार करोड़, एक अभी किसी को फिलिप्स को कितना है 10,000 करोड़ पैसा इन दिल्ली में इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, सिर्फ इस बस इंडस्ट्री में 10,000 करोड़। आप गूगल पर सर्च करना आप। तो इतने बड़े टाइकून से आपका मुकाबला है अब? हमारा नहीं, इंडिया के जितने मोटर मालिक है सबका मुकाबला है। अब सब कह रहे हैं यार ये 20,000 करोड़ की कंपनी आ रही, कोई 2,000 करोड़ की कंपनी आ रही है, ये आ रही है, अपन खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोगों की कहते वो खत्म नहीं होंगी यार, वो अमेरिका से कोई स्पेशल चीज तो नहीं ले आ रहे ना वो यार, वो उसमें इंडिया का ड्राइवर होगा, इंडिया का वो जो हॉस्टल चलता है उसमें वो होगा, इंडिया की ही बस होगी, विदेशी बस तो नहीं होगी ना। विदेशी बस होगी तो वो अपन भी खरीद सकते हैं, उसमें विदेशी हवा तो नहीं होगी ना उसमें, जो पैसेंजर को वो अलग से हवा दे देगी, कोई नशा पत्ती तो नहीं उसमें देगी ना, पैसेंजर को अलग से देगी वो उसमें जाए। उससे अच्छा तुम काम करिए, आप काम करो, उससे अच्छा हम काम कर रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। अच्छा काम करोगे, परेशानियां होंगी, मेहनत थोड़ी लगेगी, हो सके समय आपका फालतू जाए, ऐसा नहीं कि आप उससे अच्छे नहीं बन सकते, बनोगे। अच्छा, आपने दोनों तरह की जिंदगी देख ली, गरीबी भी देख ली, एक बस के हेल्पर, मतलब सबसे छोटी पोस्ट शायद वही होती है जो बस को धोता है, क्लीनर जो होता है, तो आप हेल्पर भी रहे और बस मालिक भी रहे, गरीबी को भी निम्नतम स्तर पर जाकर देखा और अब अमीरी को भी उच्चतम स्तर पर जाकर देख रहे हैं। ये लोग गलत कहते हैं गरीबी अमीर, गरीबी क्या चीज है? हमारे हिसाब से गरीबी एक शिक्षा है। आप शिक्षा जो प्राप्त कर लोगे लाइफ में, वो आदमी गिरेगा नहीं उसे, क्योंकि वो पुरानी पढ़ाई याद आएगी। गरीबी में पढ़ाई कौन सी पढ़ी मैंने, वो पढ़ाई याद करके चलेगा, वो कभी गलत नहीं कर सकता, ना गिरेगा लाइफ में। तो कोई गरीब हो तो उसको कोसना नहीं चाहिए अपने भाग्य को, बल्कि सीखना चाहिए उस परिस्थिति। गरीबी क्यों देते हैं? गरीबी का तुम शोषण अपने आप को करोगे, गरीबी को अपने आप समझोगे तो आपके अंदर कोई काम का विचार नहीं होगा। गरीबी है कहाँ? भगवान ने आपको जन्म दिया,
आपको गरीब घर में दिया, आपको हो सके खाने को नहीं मिला हो, पौष्टिक आहार नहीं मिला हो, तो हो सके कुछ बच्चे कुपोषण के चक्कर में पहले मरते भी रहे। अब सरकार अच्छी है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबी एक तुम्हें गरीबी नहीं, अमीरी क्या होती फिर? आप थोड़ी बताओ मेरे को, अमीरी क्या है? अमीरी तो आपकी जिंदगी जो लग्जरी होती है उसी को कर देती है, लेकिन हाँ। हमारा मानना गलत है। अमीरी कैसे आप एहसास करते हो? अमीर जो आदमी होगा फिर उसे गरीबी जब उसने नहीं देखी तो अमीरी का एहसास क्या करेगा? भाई जो गरीबी देखेगा वही तो अमीरी की एहसास करेगा ना। उसको अमीरी क्या होता है? फर्क तो उसे ही पता होगा। जिसके पास साइकिल नहीं होगी, उसने साइकिल खरीदी है, बाद में जब वो स्कूटर खरीदेगा या कार खरीदेगा तो उसे पता लगेगा कि मैं अमीर हूँ। जो अमीरी पैदा हुआ है तो वो अमीरी को क्या समझेगा? गरीबी को ना गरीबी समझेगा ना अमीरी समझेगा। अच्छा, आप खुद एक हेल्पर रहे, कंडक्टर रहे, और अब बस मालिक हैं। अभी किसी हेल्पर को देखते हैं तो क्या अपना कोई किस्सा याद आता है, कोई अपना संघर्ष याद आता है? अभी हमारे यहाँ एक स्टाफ खत्म हुआ, उसकी लापरवाही से हुआ। कौन था मैं नहीं जानता था, कब आया नहीं जानता था। कुछ क्या है, कुछ गरीबी में मैं मानता हूँ संगत और उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती तो वो बहक जाते हैं। तो वहाँ कह लो कि ये गरीबी बुरी होती है। नशा पत्ती में बहक गए, कुछ यहाँ से चले गए, उनकी संगत गलत पड़ गई है तो वो बहक गए, तो उसकी डेथ हो गई। उसके एक बच्चा था और ये का था स्टाफ, बच्चा था, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने पूछा कैसे क्या, वो लोगों ने बताया कि सेठ जी ऐसी ऐसी बात। मेरे को लोग सेठ जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे को सेठ जी कहो। मैं बहुत सिंपल आदमी रहता हूँ, सिंपल अपना खाना पीना सब कुछ, घर में भी सिंपल। घर में मैं ट्रेन से आता हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास में आता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता जब मैं आवाज़ सुनता हूँ जनरल बोगी की तो मेरा मन करता है मैं जनरल बोगी में बैठ के आऊँ। ये नहीं कि आपके यहाँ कह रहा हूँ, हाँ। जो हमारे साथ आते हैं तो मेरे को मन करता है यार जनरल बोगी में बैठ के चलो। जो वहाँ की अभी बात सुनूंगा, अच्छी वातावरण सुनूंगा, वो मन लगता है मेरा। अभी जो मेरा हेल्पर ख़त्म हुआ उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो कोई मोटर मालिक किसी को कोई पैसे नहीं देता है। दे दिए 10-20-50 हज़ार रुपये दे, चलो ठीक है, उनकी क्या गलतियाँ रही नहीं दी। उसके घर में बाकायदा मैंने 4.5 लाख रुपए दिए। 4.5 लाख के साथ साथ उसका 7 साल का बच्चा है। मैंने जब तक मेरी ये सर्विस चलेगी हर महीने आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा आता रहेगा। तो हमने वो दिन देखे हैं ना, वो दिन देखे हैं तो वो मेरे को याद आती है ना। लोगों की भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए यार। लोग गरीब है, आपके पास पैसा है, आपके पास मानवता नहीं है, तो क्या मतलब पैसा अमीरी का? आपका भी तो बच्चा है, आपका भी तो औलाद होती है घर में, आपके घर वाले होते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, भगवान ने माना तो उनसे प्यार करिए, और भगवान पैसा वाला इसलिए नहीं बनाता कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग करो, अपनी औलाद को इतना पैसा दे जाओ कि वो औलाद आपके पैसे का दुरुपयोग करे। मेरा पैसा सब गरीबों के लिए है। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, हो सके मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा। हम जब अपने घर से गांव से आते हैं तो लोग इम्प्रेस क्यों होते हैं? दूसरे गांव जाओ ना तो वो आप हमारा नाम ही लेना, काफ़ी पूछ लेना, जब कुछ किया होगा जब तो वो याद करते हैं ना। तो अपने बाप को लोग याद नहीं करते, अपने आज के टाइम में अपनी माँ को याद नहीं करते, अनाथ आश्रम भेज देते हैं। वो हमें याद कर रहे तो कुछ रीजन होगा, कुछ किया है उनके साथ। अच्छा, आप कई बार ऐसा होता है कि एक जुझारू आदमी जो होता है उसको कुछ घटनाएं बहुत हिला देती हैं अंदर से, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, या वो बहुत प्रेरित हो जाता है, या दुखी हो जाता है। आपके साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक कॉफी वाला किस्सा अभी आप सुना रहे थे, क्या है वो पूरा? कॉफी वाला किस्सा ये था, जो जुझारू इंसान होता है तो उसके मन में कामयाबी के लिए वो दिखाई वही देता है, उसके लिए एक तड़प होती है। तड़फ होती है। आप मान के चलो आपके 5 कैमरे लगे, 5 कैमरे में से आपका एक कैमरा बीच का छोटा या बराबर का बड़ा है, तो आप सिर्फ ये बोलो आप बड़े कैमरे पे ध्यान दो, 4 कैमरों पे ध्यान नहीं देना। बड़ा कैमरा कहाँ है? बड़ा कैमरा सर बीच में लगा हुआ है, उस बीच वाले कैमरे पे ही ध्यान दे रहा हूँ मैं, उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आपने जो बोला ध्यान मेरा वही है ना। इंसान का जिंदगी में उसी पे ध्यान होना चाहिए, वो आदमी कामयाब होगा। अगल बगल में छोटे कैमरों पे ध्यान दोगे तो बड़ा नहीं बता पाओगे ना आप। आपने पूछा बड़ा तो मैं बड़े पे ध्यान दूंगा ना। तो जिंदगी इसीलिए, जो आपका लक्ष्य है, आपको कामयाब होना है, तो आप अपनी कामयाबी कैसे कहाँ से होगी उसी पे ध्यान रखो। आपने अगल बगल में ध्यान दिया तो आप बहक जाओगे। क्या किस्सा क्या था वो कॉफी वाला, वो सुनाइए। अच्छा किस्सा बता रहे थे कॉफी वाला किस्सा ऐसा था, उस टाइम कश्मीरी गेट पे हम जॉब करते थे। लोग कितनी सैलरी थी उस समय? उस समय मेरी होगी 60-70 रुपये सैलरी थी। रोज की? रोज की नहीं होती मेरी, 24 घंटे में 20 घंटे या 22 घंटे काम करता था। और 70 रुपए मिलते थे? 70 रुपये मिलते थे। 70 रुपये में 30-40 रुपये खर्च हो जाते थे, 20-30 रुपये बचते थे। ठीक है।
ठीक है। उस टाइम क्या था, जो हमारे अगल बगल के जो हमारे ओनर थे और भी बड़े लोग थे जो उनके साथ मिलते थे, तो वो कहते थे यार कनॉट प्लेस, सीपी चलिए, सीपी दिल्ली में बड़ा मशहूर था उस टाइम। हाँ। सीपी में कोई कॉफ़ी डे, कौन सा कॉफ़ी डे था मेरे को याद नहीं आ रहा, वो वहाँ बैठ के जो कॉफ़ी चली थी, हाँ। कॉफ़ी डे जब उस टाइम शुरुआत ही हुई थी। अच्छा, सीसीडी कहलाता वो। हाँ, हाँ हाँ, कॉफी कैफे डे। हाँ। कॉफ़ी कैफे डे। हाँ। तो उस टाइम नया ही नया चला था, लोग कहे वहाँ, तो वहाँ सब बड़े बड़े लोग आते हैं। तो मैंने कहा यार सब बड़े बड़े लोग होते, मैं छोटा थोड़ी, मैं भी तो बड़ा हूँ, इंसान पूरा हूँ, परफेक्ट हूँ। हाँ। कॉफ़ी कितने की आती? 150-200 रुपए की। उस टाइम 150 रुपये बहुत हुआ करते थे। आपकी कुल सैलरी 70 रुपए थी? 70 रुपये थी। तो मैंने 150 रुपये लिए, 200 रुपये लेके गया। मैं कॉफ़ी वाले वहाँ मैं घुसने लगा तो गार्ड ने मेरे को रोक दिया, मेरे पैराव से, मेरे उड़ाव से। अब छतरपुर का आदमी था, हाँ। उस टाइम इतना एक्टिव नहीं था कि मेरे पास कपड़े डिजाइनर अच्छे हो कपड़े या नहीं थे। मॉडिफाई हाँ। हो या कार में से उतरूं, तो नहीं, उसने जाने दिया अंदर। तो एक बड़े साहब थे, उनने देखा मेरे को, मैंने साहब मेरे पे पैसे हैं, मैंने हाथ पर रख के ऐसा पैसा बताया मेरे पे पैसे हैं, और मेरे को अंदर नहीं जाने दे रही। तो बड़े दयालु से, अच्छे सज्जन लगे, प्रोफेसर टाइप के लग रहे थे वो, किताब उनके हाथ में थी। तो वो गए और उन्होंने कहा जाने दो, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जाने दो ना, पैसे दे रहा है आपको। तो गार्ड कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरे को साइड वाली कुर्सी पे बैठा दिया, और वो अपनी फैमिली के साथ थे। उन्होंने कहा आप पियो बेटा, कॉफ़ी लो, ऑर्डर करवाया उन्हीं ने। तो मैंने उसको, वो पैसे देने लगे, मैं नहीं, पैसे मैं अपने दूंगा तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो मैंने खुद पैसे दिए, खुद ऑर्डर लिया उनसे, और कॉफ़ी। फिर जब मैंने वहाँ देखा ना, मैंने आधा एक घंटा, वहाँ समय पूरा मिलता है जब तक आपको बैठना है वहाँ पर। हाँ। किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए, सब चीज़ वो लोग देते हैं। तो वहाँ बैठ के जो मैंने देखा, बड़े लोग कैसे बात करते हैं, बिजनेसमैन भी कुछ लोग बैठे थे। अभी पता नहीं वो बिजनेसमैन थे या कोई वो थे, मेरे को हाँ, बिजनेसमैन लग लेकिन रहे थे। अपर क्लास थी वो। तो मैंने देखा इनका एटीट्यूड क्या है, इनका हाव भाव क्या है, कैसे कैसे लोग क्या है। तो ये मेरा ज़िंदगी का जनरल नॉलेज ऐसा रहा है कि बड़े लोग कहाँ बैठे, उनके पीछे बैठ के उनकी वातावरण सुनना, उनके हाव भाव सुनना, उनका बिजनेस में टारगेट क्या रहता है, उनका कैसे आगे उन्हें कामयाब होना है, ये शुरू से रहता था। तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और बड़े लोगों के बारे में समझने के लिए आपने 2 दिन की मजदूरी खर्च कर दी। जी, और अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। अब तो खैर ऐसे जो लोग आते जाते हैं, तो लोग खुद ही आते हैं कि आप मेरे ऊपर खुद ही कहानियाँ लिखना चालू करते हैं। राजकुमार जी रेड बस के ओनर, इतने बड़े ओनर हैं रेड बस के। वो उनकी 14-15 कंट्रियों में रेड बस चल रही है। जो एक ऐप है, जो ऐप है रेड बस, जो बुकिंग हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो बुकिंग ऐप है, उनके ओनर पर्सनल मेरे से मिल चुके हो, मेरे ऊपर अपने स्टाफ को लिख के ले गए, और अपने स्टाफ को उन्हें गाइड किया। प्रेस उनकी जो मीटिंग होती है हफ्ते की, उनने बताया जो 6 महीने की मीटिंग होती, तो उन्होंने उदाहरण मेरा वहाँ दिया हुआ है। आप मेरे उसमें देखना, साइट पे जाके सब कुछ उसमें डला हुआ है। तो ये कहानी एक जुझारू लड़के की है कि जो जिंदगी में किसी भी तरह फाइट करके खुद को साबित करना चाहता जी, और वो साबित आपने कर दिया। जी, अभी जो पूरी इंडस्ट्री है आपकी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। जी। रेडबस, मेक माई ट्रिप, पेटीएम जैसे कई एप्लीकेशंस हैं जो अब ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। ये एप्लीकेशंस किस तरह से काम करते हैं, ये कुछ दर्शकों को पता नहीं होगा, थोड़ा इसके बारे में टेक्निकल बातें बताइए कि जब एक कोई कस्टमर रेडबस पे बुकिंग करता है किसी यात्रा के लिए एक बस की, तो उसमें कितने % पैसा बस मालिक को मिलता है और कितना ऐप को मिलता है? आज के टाइम में आईटी सेक्टर से हर साल में कोई ना कोई नई ऐप निकालते हैं वो बुकिंग ऑफर। मान के चलिए रेड बस निकली, पेटीएम निकला है, अभी बस निकली है। तो इनसे क्या है, लोग साइटों पे जाके, आपको होटल बुकिंग करने तो याहू पे जाते हो, आप किसी पे जाते, तो इनकी तरह मैंने खुद अपनी एक ऐप बनाया हुआ है। अच्छा, आपका ऐप लॉन्च हो गया? राज कल्पना ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हम्म। अब मेरे ऐप से जो बुकिंग करेगा उसको मैं 10% तक ऑफर देता हूँ। 10% उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐप चलाता हूँ, 1000 रुपये पहली बार में भी देता हूँ, 2000 भी देता हूँ, जैसा जो समय, जैसा महीना जो निकलेगा उसी हिसाब से छूट हम भी देते हैं। अच्छा। अब रेड बस वगैरह ये हाईजैक एक वो कंपनी हो गई है। इतनी 2000 से लेके 8-10 हजार करोड़ की कंपनी हो चुकी है। अच्छा। तो ये बड़ा पैसा खर्च करते हैं, हम बहुत छोटे हैं। जो ऑनलाइन गूगल पे है, जो अमेरिका की कंपनी गूगल अमेरिका की है, कहाँ की है? हाँ, हाँ। अमेरिका कंपनी गूगल, इंडिया ने तो अभी कुछ ऐसा बनाया नहीं, चाइना वालों ने बल्कि बना लिया है, इंडिया ने बनाया नहीं। अब जो आईटी सेक्टर है, जो आज के लोग मोबाइल चलाते हैं,
तो कहीं आप बस बुकिंग डालोगे ना, आपको सर्वप्रथम रेड बस नजर आ रेड जाएगी, बस है, पेटीएम आ जाएगी, अभी बस आ जाएगी, मेक माई ट्रिप आ जाएगी, फ्लाइट की जिनकी टिकट। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आपके और उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो कैसे होता है, आपकी साझेदारी कैसे होती है? हमारी साझेदारी कुछ परसेंटेज की होती है, एक लिमिट होती है 10%, 12%, क्योंकि उनकी भी मेहनत लगती है, उनके भी आईटी सेक्टर इतने बैठे हुए हैं, तो उनका 10 से 12%, कोई 15% भी ले रहा, उनको जाता है। उसके बाद हम लोगों को वो पैसा मिलता है। हम लोगों को पैसा, जो लोग सोचते हैं कि जो हम बस की बुकिंग करते हैं पूरा पैसा इनको मिल जाता है, 5% हम लोग जीएसटी देते हैं उसमें से, 5% जीएसटी जो हम लेते हैं वो जीएसटी रिटर्न भरते हैं। उसके बावजूद 1% हमारे मेंटेनेंस, जो ऐप का एक सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, जिसको पूरी बस हाईजैक करके रखता है कि आपकी पेटीएम की भी बुकिंग लेगा तो वो सीट बंद हो जाएगी, किसी ने अभी बस की बुकिंग ली तो वो बंद हो जाएगी, वो रेड बस की बंद हुई तो वो सीट ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो 1% उस पर चला जाता है। 1% उस पर जाता है, मान के चलो 5% हो जाता है, करीब ऑनलाइन जो बुकिंग होती है उस पर 20% चला जाता है, खर्च हो जाता है। खर्च हो तो जाता है। 1000 रुपए की कोई टिकट बुक करता है तो आपको 800 रुपए ही मिलते हैं। 800 रुपये ही मिलते हैं, और ये इतना बड़ा जो हिस्सा है ये उन एप्स पर खर्च हो ऐप्स जाता पे है। खर्च होता लेकिन इससे इंडस्ट्री को फायदा भी तो बहुत बड़ा हुआ है। है। नहीं, फायदा हुआ पहले नहीं, आपका कंडक्टर चिल्ला के सवारियां भरता था, फायदा अब ऑफिस में हुआ बैठे है। बैठे बस भर और जाती है। मोटरबाजी में जो लोग कहते थे कि बहुत चोरी है, स्टाफ को देखना, हाँ, इसको हाँ, देखना, हाँ, हाँ। कुछ नहीं है। आप मोटरबाजी अपने घर बैठ के कर सकते हो, आप लोग कर रहे हैं। 500 लोग गाड़ियां चला रहे हैं, सिंगल ओनर हुए 500 गाड़ी चला रहा है, कोई 1000 गाड़ी चला रहा है। अब ये मान के चलिए, ये फिलिप्स बस आई, बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी है। शुरू में अभी 2000 करोड़ ने इन्वेस्ट किया है बसों में। उनके पास फ्लाइट भी है, उनके पास खुद की ट्रेनें हैं, उनके पास खुद के अपने हेलीकॉप्टर, जहाज, प्राइवेट, सब कुछ है उनके पास। उनने इंडिया में बिजनेस चालू किया तो कुछ सोच समझ के तो किया होगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत बड़ी है इंडिया। आप जो सोच रहे हैं, विदेशी कंपनी बहुत, जब से मोदी सरकार आई ने बहुत विदेशी कंपनी बुला ली है इंडिया में। बुला के लोग ये कह रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। मोदी सरकार का ये कहना है कि वो जो काम कर रहे हैं उनसे सीखो और तुम करो काम। आप काम नहीं कर सकते हो फिर क्या कर सकते हो। वो आवाज मारने वाला काम चला गया, लोकल ऐप चल गए। छतरपुर से आपको गुलगंज जाना है तो वो ऐप चल गए, आप बुकिंग करो, आपके यहाँ गाड़ी रुकेगी, आपको उठा के ले जाएगी। कौन कौन सी ऐप आ रहे हैं, और अभी आईटी सेक्टर में क्या चल, आपके घर से लोग उठाने लगे हैं। आप बस बुकिंग करोगे, अभी मैं राजकल्पना में ऐसा करने जा रहा हूँ, आप मान के चलो छतरपुर है, आप गुलगंज से बुकिंग करोगे, आप बिजार से बुकिंग करोगे तो आपके बिजार में आपके घर टैक्सी पहुंचेगी, टैक्सी से बस तक ले आएगी, बस से आपको हमारे जो बोर्डिंग पॉइंट होगा वहाँ से बैठा के, या वहाँ जहाँ दिल्ली में छोड़ेगी ड्रॉपिंग पॉइंट पे, वहाँ जहाँ छोड़ेगी वहाँ से आपके घर तक ले जाएगी। फिर इतनी तक सर्विस जुड़ गई है, सब सर्विस जुड़ गई है। और आगे इसी कोशिश में लग रहा हूँ कि मैं आगे जोड़ूंगा, इसको और अच्छा बेहतर बनाऊंगा, जितनी कोशिश है उतनी पूरी कर रहा हूँ। तो अभी कैसा लगता है ये सुनने में कि अब 100 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है? ये कोई गर्व का भाव आता है, थोड़ा अहंकार भी छू जाता है? मैं कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं मानेगा ना, कसम परमात्मा की मैं बोल रहा हूँ। मेरे को ये भी पता मेरे पे एक बस है, मैं 10 लाख की गाड़ी में चलता हूँ, मेरे पे 50 लाख की भी गाड़ी, मेरे पे 60 लाख की, 3 गाड़ियाँ खड़ी, मैं किसी को यूज नहीं करता हूँ। 2 साल से 5 हज़ार किलोमीटर, 10 हज़ार किलोमीटर टोटल गाड़ियाँ चली हैं, सारी खड़ी हुई हैं। सिर्फ मैं एक छोटी गाड़ी में 10 लाख का उसको यूज करता हूँ। घर में रहता हूँ, लोग कहते थे मैंने 1 मकान बनाया, 2 भी बनाया, 3 6 7 मकान हो चुके। 7 मकान में सिर्फ 5 6 बाई 3 की जगह में सोता हूँ। और मैं आज भी पलंग पे ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, मन करता तो सुबह ज़मीन में सो जाता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं 100 करोड़ की मेरी कंपनी बनने को जा रही है, मेरे पे 100 बस के करीब होने को जा रही है, ये नहीं है। मेरा मानना है कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। लोगों के बीच में लोग कहें यार तुम्हारा अच्छा काम चल रहा है, तुम पे पैसा है, मैं पैसा मायने रखता हूँ। मैं पैसा, उस कामयाबी उसको समझता हूँ, मैं पैसे वाला उसको समझता हूँ 10 लोगों को मैं काम आ सकूँ। और मेरा काम यही रह गया, पैसा कमाना है, अपने क्षेत्र में लगाना है। जरूरी थोड़ी मैं पैसे वाला बन गया हूँ। मेरे गांव वाले का सहयोग है, मेरे परिवार वालों का सहयोग है, मेरे गांव के बराबर वालों की दुआएं हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। जब जाता हूँ घर से तो सब दुआएं देते हैं, तो मैं वापसी घर आ जाता हूँ। अच्छा, आप जैसे आदमी के पास तो सिखाने के लिए बहुत खजाना होगा, आपके पास सफलता के बहुत सारे सूत्र हो गए होंगे खुद की जिंदगी से जो मिले हैं। किसी आदमी को सफल बनना है तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए उसे? किसी भी व्यक्ति को सफल बनना है, जिस काम में आप माहिर हो वो काम करिए, जिस चीज़ की आपने पढ़ाई पढ़ी उस पर आप अध्ययन करिए, आप कामयाब हो। आपने मान के चलो डॉक्टरी पढ़ी हो, आप इंजीनियर का काम करोगे, आप पास नहीं होगे, मेरा जो मानना है।
हो सके आप अपने आप अपना इसमें परफेक्शन खोजिए कि आप परफेक्ट किस चीज में हैं। किस चीज में कर सकते हो। आप कोई भी काम लगन से करिए, कोई भी काम अपने पीछे फैमिली को देख के करिए, कोई भी काम आप अपने पिताजी को, अपने वो गांव में जो बाहर रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, उनको देख के जरूर करिए। बाहर जाके लोग बिगड़ जाते हैं, बाहर जाके लोग नशे में पड़ जाते हैं, बाहर जाके गलत संगतों में लोग पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? कि उनको घर वालों को देख के नहीं चलते, वो गांव वालों को सोच के नहीं चलते हैं। वो आज के युग में लोग अपने घर वालों को नहीं सोच के चल रहे। आज के वक्त में लोग अपने शरीर को खुद देख के नहीं चल रहे हैं। हमारा कहना तो यही है, जो अपने यहाँ से प्लान करके लोग गए हैं, अब लोग जो प्लान करके गए हैं वहाँ अच्छा कमाने लगे हैं, अच्छी तरीके से रहने लगे। बहुत कम प्लान बचा हुआ है, प्लान अभी भी अपने यहाँ से बुंदेलखंड से हो रहा है। वहाँ जाके बिगड़ो मत, जो काम करो उसको करते रहिए। आप बाहर गए हो और महीने में 3 चक्कर आपने घर के लगा दिए, फिर वो काम नहीं कर पाओगे ना। अच्छा, इस बात का कभी अफसोस होता है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 5वीं तक पढ़े, अगर और पढ़े होते तो और कुछ कमाल किया जा सकता था? इस बात का गम नहीं है, खुशी होती कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़े होते तो हो सके यहाँ तक नहीं पहुँचता, और कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि पढ़े होते हो सके इससे 10 गुना ज्यादा होता। तो जो ऊपर वाले को मंजूर है होता वही है। आप अपना कार्य करते रहो, फल देने वाला ऊपर वाला है। जब आप काम अच्छा करोगे ना, तो 10 टांग खींचने वाले भी होंगे आपके, चलने नहीं देंगे। जब वो चलने नहीं दें और वो आपको 10 आपके विरोधी बन जाए, तो आप ये समझिए कि आप कामयाब हो रहे हो। जब आपके विरोधी चालू हो जाए ना, वो आपका विरोध नहीं होगा तो आप समझो मैं कामयाब नहीं हूँ, और विरोध होने लगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम है, कामयाब हूँ। अच्छा, आज कितना सेटअप है, कितनी बसें, कितना स्टाफ, घर, मकान, गाड़ियां, क्या लग्जरी चीजें, क्या क्या है अब आपके पास? यहाँ बोलने से नहीं, ऐसे जानकारी के तौर पे बता दीजिए। एक एक कहानी किसी बच्चे की लोग सुनेंगे ना तो उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले ने जो इच्छाएं थी वो सब दे दिया। अब उनमें इच्छाएं मेरी नहीं रहेगी, समाज सेवा में काम करने की इच्छा रहेगी, लोगों के काम आना। जो जो चीज़ चाहिए थी, सोचते थे एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, एक की जगह 4 गाड़ियां लग्जरी दे दी हैं। सोचते थे एक पॉश इलाके में, एक दिल्ली शहर में टॉप का मकान होना चाहिए, एक की जगह 3 मकान दे दिए। सोचते थे गांव में 1-2 मकान होना चाहिए, 6-6 मकान गांव और शहर छतरपुर में दे दिए हैं। जो जो चीज़ चाहिए थी वो सब कुछ दे दी परमात्मा ने। अब जब परमात्मा की बारी थी उनने सब दे दिया, अब बारी मेरी है। मैं उनका कहना ये है कि मैंने सब कुछ दिया तो तुम लोगों को दो जितना दे सको, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने नहीं दिया है। तुम्हारे लिए जो देना था, तुम चल रहे, अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे हो, जहाँ नहीं सोच उम्मीद थी वहां पहुंच गए हो। अब तुम्हारी ये बारी है कि तुम दूसरों को सहायता करिए, दूसरों की मदद करिए। या मदद करूं तो मैं कोई एहसान बंद नहीं हूं कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं। मैं कोई कहते भैया थैंक यू, बड़ी मदद करी, मैंने नहीं, क्यों? मैं उस लायक हूं, ऊपर वाले ने उस लायक बनाया, आपके लिए बनाया है, तो मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे पर नहीं होता, मैं मदद कहाँ से कर दूँ? और लोग हैं वो मदद तो कर देना आपकी, जिनकी मैं मदद कर रहा हूँ वो मेरी मदद करें ना। हो सके कोई कमियां उनके अंदर रही हूँ, उस लायक नहीं बनी हो वो, मेरे को ऊपर अब इतनी बड़ी कंपनी में कितना स्टाफ है, कितने लोग काम करते हैं और कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? 900 के करीब स्टाफ है। और वैसे स्टाफ अलग है जो मेरे पे, जिनसे मेरे, ये सीधा स्टाफ है, जो फिर इनडायरेक्ट भी बहुत सारे जो कंपनी से जिनकी सैलरी जाती है। अभी स्टाफ है। अब इस साल अभी एक नई कंपनी और लॉन्च कर रहा हूँ मैं, उस कंपनी को मैं हाईटेक तरीके से कर रहा हूँ। अभी हो सके इसी 1 तारीख को होना था, डिले हो रहा है, हो सके 5 और 10 के बीच में हो जाएगी। नई कंपनी है आरटीसी स्मार्ट बस। अच्छा, उसका ये क्या कमाल करने वाले हैं? चैतन्य, उस कंपनी का नाम है राज चैतन्य। उस कंपनी में वो सिर्फ ये कंपनी इस प्रकार से रहेगी, उस कंपनी में जो व्यापारी रहेंगे उन व्यापारी को बहुत अच्छी सुविधा देने वाले हैं। व्यापारी मतलब जो व्यापारी जो जिनका मुसाफिर रहेंगे, यात्री रहेंगे, जो यात्री रहेंगे, उन यात्री को सुविधाएं उनके घर से उठाना, गाड़ी तक ले आना, गाड़ी पे से लेना, उनके घर वहाँ स्थान तक लेना, स्थान से उनका घर कितने दूर है वहाँ उनकी ऑटोमेटिक बुकिंग होगी। उनको रास्ते में खाना कौन सा खाना है, उनको वहाँ से ऐप जो हमारा है उसी में उनका होगा कि आप उस खाना को, आपको 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे आप बुकिंग कर दीजिए, आपको 30 किलोमीटर पे ये खाना मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। उस बस के अंदर ये सुविधा करने वाला, उसके कोई ऑफिस कहीं नहीं होंगे उस बस पे, पूरा ऐप से ही चलेगी। टोटल कोई कहीं ऑफिस नहीं होंगे, कोई कहीं उसका स्टाफ नहीं होगा, सिर्फ 2 ड्राइवर होंगे और जो गाड़ी के साथ रहेगा स्टाफ पैसेंजर को देखेगा, सिर्फ वो रहेगा। जाना आने में उसका टोटल
उस कंपनी में 10 गाड़ी से अभी चालू कर रहे हैं, 10 गाड़ी बन के आ रही हैं। उस कंपनी को सिर्फ इस मकसद है चलाने का, जो विदेशी चले आ रहे हैं ना, हम क्यों नहीं विदेशी बन पाएंगे, बनेंगे विदेशी से अच्छा बनेंगे। बाहर की कंपनी आ रही, बसबाजी में क्या है, आप कमा क्या रहे हो उसका पता नहीं लगता, खर्च क्या कर रहे हो उसका पता लगता है। जो खर्च बचा दिए तो वो आपकी कमाई से। तो पिकअप पॉइंट से लेकर ड्रॉप पॉइंट तक अब बसें इस देश में सेवाएं देने जा रही हैं। जी। अभी कोई और कर रहा है ये काम कि आप अभी पायनियर इंडिया में पहले हैं आप? मैं इंडिया में पहली बार करूंगा ये काम। अभी किसी बस इंडस्ट्री में और कोई इस काम को नहीं कर रहा है? बहुत बधाई मेरी तरफ से। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने अभी भी कहा कि अब लौटाने का वक्त आ गया है जी। किस तरह का लौटाना चाह रहे हैं आप? जो एक गरीबी से एक ऊंचाई तक पहुंचे हैं, समाज से लिया है, समाज को लौटाना कई तरह से हो सकता है, कैसे लौटाना चाह रहे हैं? राजनीति के थ्रू लौटाना चाह रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के तौर पे? राजनीति से कोई मतलब नहीं है। एक समाज के हिसाब से मेरा कर्तव्य है कि जहाँ से हम निकले हैं, पहला अपना मोहल्ला सुधारना, मोहल्ले के बाद अपना गांव सुधारना। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं सोचूं मैं छतरपुर जिले को संभाल लूँ। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। जहाँ तक मेरी हैसियत है, जहाँ तक काम आना मेरी हैसियत है। कोई हमारे यहाँ का पेशेंट है, एक आज क्या मसला है जो बताए कि 30,000 रुपये उसको दिए, कार करवाई, उसको फालिस मार गया है। अब फालिस क्यों मार गया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लको मार गया। उसको शुगर 800 की 700-800 के करीब बता रहे कि उसकी शुगर बढ़ी हुई थी, उसको पता ही नहीं मेरे को शुगर है। तो आपने इलाज के लिए भेजा? उसको इलाज के लिए भेजा। और एक हमारे गांव में एक जने यादव जी, उनकी आंख बनवानी तो उनको आंख के लिए भेजा है। अभी क्या है, उनको आंख की रोशनी मिलेगी तो मेरी जिंदगी तो सबसे बड़ी है ना। ऊपर वाले ने मेरे को रोशनी कितनी बड़ी दी है। आज आपके सामने बैठे ये रोशनी तो है। मेरा आधा शरीर डुप्लीकेट है, मेरी आंख डुप्लीकेट है, मेरा दिमाग डुप्लीकेट हाँ, ये भी बताइए, आपने शारीरिक रूप से भी बहुत चुनौतियां झेली बहुत हैं। चुनौतियां झेली। मेरे क्या क्या हुआ शरीर के साथ? पैर में रॉड डली हुई है, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरे को फालिस मार चुका है, पूरा आधा शरीर मेरा खराब हो चुका। डॉक्टर मैथु ने मेरे जो सर्जरी करी थी, तो वो भी तो एक भगवान के रूप में मिला। भगवान ने दिया ना मेरे को, ना तो लोगों को फालिस मार जाता, डले रहते हैं, मर जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। चुनौतियां हैं, मेरी आंखें मेरी डली हुई हैं, सब कुछ है मेरा। तो ये क्या है, ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ चीज। नहीं, ठीक है, आप जैसे लोगों से दूसरे लोग प्रेरणाएं भी तो लेंगे। समाज को सिर्फ एक राजकुमार शर्मा की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग होने चाहिए ऐसे जो मेरा इस दिशा कहना में ये है काम कि अपने समाज में, अपने क्षेत्र में ऊपर वाला आपको मानना है। आप कामयाब हो रहे हो तो आप घमंड मत करो। मैं ये मत समझो कि मैं कामयाब हूँ। आपका बेटा कामयाब हो रहा है तो आप ये मत सोचो मेरा बेटा कामयाब है। आप कामयाब हो रहे हैं तो आप लक्ष्य उठाओ, हमारा बच्चा कामयाब हुआ तो मेरे को 1 या 2 बच्चे अपने गांव से कामयाब करना है। चाहे छोटे रूप में कामयाब करो तो आपका बेटा उस दिन कामयाब कहलाएगा। पैसा तो हर आदमी कमा लेता है। पैसा कमाने से कामयाब हो जाओगे आप? मैं नहीं मानता हूँ। मैं पैसा कमाने से कामयाब थोड़ी मानता हूँ अपने आप को। नहीं। सफल जिंदगी क्या है आपकी? आप अपने जैसे 10 राजकुमार बनाओ। मैंने अपने जैसे 100 राजकुमार बना लिए और खड़े कर दिए। आप जाओ मेरे इलाके में पूछो, 100 राजकुमार नहीं खड़े होंगे तो आप मेरे से कहना, इसी पॉडकास्ट में आप कहना, बुला लेना कभी भी। आपने कहना राजकुमार जी आपने ये बात झूठ बोली थी मेरे से। मैं उस चीज के लिए जो सजा दोगे तैयार हूँ। मैं सोचता था मैं 4 व्हीलर में घूमूं, अच्छी 4 व्हीलर में। मैंने 24 4 व्हीलर लोगों को लेवाए हैं। मैं छोटी गाड़ी में घूमता हूँ, मैंने बड़ी गाड़ियां लोगों को दिलाई हैं, अपने पैसे से दिलाई, लोग दे रहे हैं। लोग कहते हैं आप पे पक्का मकान है, मैंने लोगों को पक्के मकान बनाए हैं। कोई नेता पुल पुलिया बनवाएगा? मेरे को राजनीति करनी तो मैं पुल बनवाती। जाओ मेरे गांव में सर्वे करके आओ, जहाँ जिस गांव में बरसात होती थी, डिलीवरी गांव में होती थी, औरतें मर जाती थी। ऐसा सुना है वहां से, ऐसा हुआ भी है। वहां नदी आती थी, बाढ़ आती थी, बाढ़ का रास्ता नहीं था, छोटा सा भी महीनों निकलने के लिए रास्ता नहीं होते थे। 10 किलोमीटर घूम के जाइए आप बरसात में खेतों में से, वहां जाके जाइए, आप पुल बनवाया है। तो ये क्या मैंने लालच करी? मैं तो आज राजनीति कर रहा हूँ। मैं तो 8 साल पहले पुल बनवा चुका था। मैं तो 6 साल पहले लोगों को मकान बनवा चुके थे। ये सब चीज थोड़ी है। एक के आदिवासी है देवरा में, जाइए आप पूछिए, 5 बच्ची थी, उसकी माँ को टीबी थी, उसके इलाज की टीबी की पूरी कोशिश करी। लोग कहते आप टीबी वाली के पास बताओगे आपको टीबी लग जाएगी, स्वयं ले जाना, टीबी का इलाज करवाना, सब चीज। वो भगवान, खैर भगवान को प्यारी होगी, नहीं बच पाई हैं। उसका आदमी, 4 लड़कियां उसके, आज पक्के मकान में रह रहे हैं। आदिवासी में उसका पक्का मकान बचा हुआ है, बना हुआ है उसका मकान।
तो क्या कामयाबी, यही तो कामयाबी है। जब तुम्हारा तो आप अपने सामने किसी को बैठा लो और उसकी मुस्कान जब हो तो चेहरे को देख के ऊपर वाले से बोलो मैं कामयाब हूँ ना। नेता बनना, राजनीति से जुड़ना, जब नेता ऊपर वाला बना है तो सबने नेता बना दिया। नेता लोग किस लिए बनते हैं आज के वक्त के नेता? पैसा कमाने के लिए। पैसा खर्च करने के लिए नेता नहीं बनता कोई भी, पैसा कमाने के लिए नेता बनते हैं। तो मेरे को इतना बड़ा शौक नहीं है, बस यही है कि समाज सेवा करता रहूँ, चलती रहे जब तक जीऊँ, जब लोगों की सेवा करता रहूँ। मरना सबको एक न एक दिन है, आनी सबकी है। एक चीज सत्य है संसार में, कोई चीज सत्य नहीं, मृत्यु सत्य है। जाना जाना है, जाओ। ऐसा जब आप हम इन लोगों से एक बात मैंने कही कि मैं जब जाऊंगा ना तो मेरे इलाके में लोग बाहर से आएंगे, दिल्ली से आए, कोई यूपी से आए, एमपी से आए, और मेरे गांव, मेरे 50 गांव के लोग मेरे साथ होंगे उस टाइम जनाजे में। लोग कहते ऐसा क्यों कहते हो, इतनी बुरी बात क्यों कहते? तो कहते मैं जब लोग देखेंगे तो मैंने वही तो सब चीज कमाया है, उस दिन मेरी कमाई कहलाएगी ना। ऐसे तो लोग हजारों फुटपाथ पे मरते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं, लोग उनको देख के दूर से भगते हैं। अभी गांव जाओ में जाओ, एक चॉकलेट का डिब्बा लेके जाओ, आप अपने गांव में जाना, जब आप जाओगे तो पड़ोसी भी अड़ोसी भी जिनसे तुम्हारी बुराई होंगे उनके भी बच्चे तुम पे चॉकलेट लेने आने लगेंगे। जब वहां बैठोगे 10 को चॉकलेट दोगे, कितना अच्छी खुशी होती है। तो ये सब चीज है। पैसा कामयाब व्यक्ति के लिए मैं मायने नहीं रखता हूँ कि उसके लिए पैसा मायने रखता है, उसके लिए और कामयाबी जरूरी है। कामयाबी के साथ साथ जब वो समाज में उतर जाता है तो फिर उसे लगता है कि मेरे को पैसा जरूरी है। मैं पैसा कमाऊंगा जब तो लोगों को सहायता कर पाऊंगा। लोग अपना ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, 120 लोगों के ऑपरेशन सर्जरियां कर चुका हूँ, 150 लोगों के करीब आंखों के ऑपरेशन करवा चुका हूँ। चाहिए क्या आपको? ये सिलसिला और बड़ा करना है भी? ये चलता रहेगा भाई जी, जब तक हम रहेंगे जब तक चलता रहेगा। और हम नहीं है तो फिर कह नहीं सकते, कोई ना कोई आएगा। आज जरूरी नहीं राज कल्पना ट्रेवल्स का मालिक मैं हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, मालिक दूसरा बनेगा। आप मत सोचो कि मैं ऐसा हूं जब तक ये चल रहा है, आप नहीं रहोगे चलेगा, कोई और आएगा। ये दौर जिंदगी का है, चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो जब आदमी जीरो से हीरो बनता है तो एक तरह का इनलाइटमेंट उसके भीतर आ ही जाता है, और आप फिर देखते हैं कि कितनी साफ दृष्टि जीवन के प्रति उस व्यक्ति की हो जाती है। कुछ ऐसी ही दृष्टि राजकुमार शर्मा जी की हो चुकी है। एक क्लीनर जो एक बस को साफ करता है, वो आदमी जब 100 बसों का मालिक बनता है और 100 करोड़ रुपए की कंपनी बना लेता है तो एकदम साफ हो जाती है दृष्टि। उसे समझ में आ जाता है कि कामयाबी क्या है, संघर्ष क्या है, लोग कैसे होते हैं और जिंदगी क्या है। ये इंटरव्यू दिखाने का मकसद यही है कि कामयाब लोगों के पास बहुत किस्से होते हैं, बहुत कहानियां होती हैं, और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने लायक भी होता है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे राजकुमार जी से फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी तो इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और अनसुलझे पहलू भी हम लाने की कोशिश करेंगे। आज के इंटरव्यू में इतना ही। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। हमें कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये इंटरव्यू। नमस्कार।